जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से अगर मुख्तलिफ तरह के स्कीम जो है अमलाई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को साफ और फिल्टर वाटर जो है फराहम हो सके। वही आज हमने देखा कि वारीपोरा में जो है बाज़ाब्ते तौर आज DDC कुंजर नज़ीर अहमद शेख और AEE जो यहाँ पर PH के इन्होंने बाज़ाब्ते तौर एक नई स्कीम की यहाँ पर इनाग्रेशन की गई। वही यहाँ पर आम लोगों ने इस स्कीम की जो है सराहना की। अगर यहाँ पर आम लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि लगातार पिछले कई ज़माने से जो हम जो है रा वाटर पी रहे थे, लेकिन आज बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर नई स्कीम जो अमलाई गई तो कहीं ना कहीं इन्हें अब जो है फिल्टर वाटर मिल सकेगा। तो यहाँ पर आम लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इनका जो मसला था वो काफ़ी अर्से से पड़ा था, वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो हल हुआ है। तो फिलहाल आपको सीधे वारीपोरा ले चलो, दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आज के इस इनाग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। यस आज स्कीम लागू गई, यह गई गोडनिच लटि स्कीम लागू। यस अम ब्रोट आब मज खलु मज कह, मगर यस स्कीम मज लागू गई ये स्कीम लालपोरा मंगलोरा तो वारीपोरा अत मज तुलना आव। शुक्र गुजार अमे डिपार्टमेंट AEE सबन पे DDC सबन पे चेयरमैन सबन पन्ने तरफ पंचायत हल्का वारीपोर की तरफ पुरजोर ये शुक्रिया करान क्या ये मोन गांव आमुत जबरदस्त प्रॉब्लम यस प्रॉब्लम इंशाअल्लाह रहमान आज हल गई। हमारी यहाँ वारीपोरा बांगिल की जो वाटर सप्लाई स्कीम, इसके आज हमने इनाग्रेशन की। ये पार्ट जो पिछली बार हमने लालपोरा स्कीम की 12 करोड़ की इब्तिदा किया था, ये उसी का एक हिस्सा है पार्ट, ये गाँव इसी का हिस्सा है। अब गाँव वाले ने इंसिस्ट किया है नहीं हमारी गाँव लेवल पर भी इसकी इनॉग्रेशन होनी चाहिए। आज तक इन लोगों को रॉ वाटर मिल रहा था, आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 2 लाख गैलन का एक फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है और हम चाहते हैं कि इनको पोर्टेबल वाटर मिले, इनको साफ शफाफ पानी मिले ताकि लोगों को बीमारियों वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ मिले। और वारीपोरे के लिए हमने जो अभी पाइप डाल दी है उसका इनाग्रेशन आज हमारे DDC साहब ने किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये स्कीम है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी है कि आप बाय नवंबर इसको कंप्लीट करना है। वी एक्सपेक्ट कि हमारा काम भी बहुत सूरत से चल रहा है और मैं सुख से कह सकता हूँ कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम सबसे ज़्यादा चल रहा है, हम इस डिवीज़न में, इस एरिया में। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस स्कीम को विद इन फिक्स्ड टारगेटेड टाइम कंप्लीट कर लेंगे अगर मौसमी हालात ठीक रहे। बस बाकी हमारा यही उम्मीद रहेगी, हमें कोशिश रहेगी कि हम उसको उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करने की। तो PH डेली वेजेस का संघर्ष लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर। जो मांगे हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, 70 से 72 महीने का पेंडिंग वेतन रिलीज किया जाए और परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए, जिसको लेकर कोई संज्ञान अभी तक ना तो प्रशासन ने लिया ना कंसर्न विभाग ने लिया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार चेताया जा रहा है कि आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाले दिनों में चुनावों में आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन कुछ नई चीजें जो हमें पता चली है कि एक तो BJP के रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के भाजपा के, वो दिल्ली में बात करके आए हैं। जिस तरह से हाई लेवल मीट वहां पर हुई, डेली वेजेस का मसला उन्होंने उठाया। और उससे पहले यहां एक PH डेली वेजेस साथी की बात करें, कालाकोट के रहने वाले जिन्होंने सुसाइड कर लिया तंग आकर, जो हालात इस समय PH डेली वेजेस के बने हुए हैं। और उसी के साथ साथ अब जम्मू के साथ साथ जिला सांबा में भी धारा 144 लागू हो चुकी है, यानी कोई भी प्रदर्शन हाईवे पर जाकर नहीं कर सकता, कोई भी रैली नहीं निकाल सकता, कोई भी प्रोसेशन मार्च नहीं निकाल सकता। अगर निकाला, कोई धरना प्रदर्शन किया हाईवे पर तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह से ये धारा 144 CRPC लागू की गई है। तो तमाम PH डेली वेजेस आप देख रहे हैं कि सब डिवीजन सांबा में इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले जम्मू में प्रदर्शन किया, लगातार चेताने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। लेकिन बताया जा रहा है कि जब सांबा से हुंकार भरी जाती है तो वो किसी न किसी चरण पर जाकर जरूर पहुंचती है और कोई ना कोई उसमें रिजल्ट जरूर आता है। तो एक बार फिर से ये तमाम PH डेली वेजेस सांबा में इकट्ठा हो चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। एक बार फिर से आप यहाँ सांबा में इकट्ठा हुए हैं, जम्मू में आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, लाठियां बरसाई गई, हर तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन कोई मसला आपका हल नहीं हुआ। लेकिन आज दोबारा से आप सांबा में बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो मैं बता रहा था कि आपके साथी सुसाइड कर गए, रविंदर रैना जी आपकी दिल्ली में बात कर रहे हैं और धारा 144 सांबा में लगा दी, अगर आप वहाँ हाईवे पर प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या कुछ देखते हैं? शुक्रिया ऋषि जी, मैं JK मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करना। और साथियों इन्हें जड़ा साढ़े कन्नै इन्हें लोकें ये जेड़े अफसरें साढ़े कन्नै इन्ना बेन्याय किया और साढ़े कन्नै इन्नी बेन्याय किया, इन्ना सारा शोषण किया
इन्हें साढ़े छोटे छोटे बच्चे परिवार साढ़ा ना साढ़े परिवार चलाने जो कह रहे। अज मैं अगर तुस मेरे कन्नै गल की जेह्ड़ी साढ़ा काला कोट दा साथी उसदी मैं जेके मीडिया नुहाड़ी उसदी खबर दिक्खी, मैं जिसलै मीडिया की खबर दिक्खी नुहाड़ा बुजुर्ग पिता और कहने लगा कि ये मेरे 200 रुपये का लड़का चल लगा था ये, और अब इसका ये हालात हो कर दिया है सरकार ने, PHC डिपार्टमेंट ने। अब उसका परिवार रोने लगा, कहने लगे अब खाने के लिए कुछ नहीं और हमारे लिए हमारा घर रहना सहना हमारा पास कुछ नहीं। ये कहते हैं कि 144 क्या जो मर्जी कर लेंगे, सांबा में हम 144 नहीं चलने देंगे। जो हमारा सांबा का साथी अगर जो हमारे जो लेटर लिख लिया है उन्हें, अगर जो हमारे सांबा के साथी के साथ रब करे ना किसी के साथ ना हो जाए, अगर जो किसी के साथ भी हुआ तो जो जितने भी सारे अफसर साहिबान हैं हम इनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम पीछे वापस जाने वाले नहीं हैं। हम जितने मर्जी लाठियां बरसवाए जो मर्जी करें, हम 2-3 दिन के अंदर हम रोड बंद करने वाले हैं। और जो चाहते हैं देवेंद्र रैना की बात करते हैं तो जो सरकार है जो हमारे साथ 25 साल हमारे को लालीबाब दे रहे हैं, हम इनका अभी तक इनके यकीन नहीं करेंगे। जब तक हमको सीधी रेगुलर पॉलिसी नहीं देंगे तो हम नहीं यकीन करेंगे। बिल्कुल, तो ये यकीन नहीं करेंगे जब तक इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी इनके हाथ में नहीं आती। क्या कहेंगे इस तमाम दिक्कत परेशानी को लेकर, क्या कुछ आप कदम उठाने जा रहे हैं? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं आपके जेके चैनल माध्यम से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। सर हम 25 सालों से इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। 25 सालों की हमने गुर्बत देखी है, ना हम बच्चों को अच्छा खाना खिला सके हैं, ना बच्चों को हम अच्छी पढ़ाई दिला सके हैं। हम तो दुखी हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। सर क्या करें? अब ये कहते हैं दफा लगा दी इन्होंने 144। वो 144 क्यों यार? आप आर्मी लगा लेना पुल के ऊपर, हम फिर भी निकलेंगे। CRP लगा लो, आर्मी लगा लो, हम अपने जीवन से तंग हैं और इतने दुखी हैं कि ना जाने कब हमारा सिर घूम जाए, कब हम सुधार कर लें। जिसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो। अब बच्चों की एडमिशन हुई 11वीं में, हमारे पैसा नहीं था, उधार लेके उधार पैसा लेकर के लोगों के घर से उधार पैसा मांग के बच्चों की एडमिशन दिलाई 11वीं में 12वीं में। तो ये हमें अभी हमारा एक्शन साहब है 18 तारीख से जब हमारी जो बेस आई हुई है, अभी तक उन्होंने हमारी बेस जो हमारे अकाउंट में नहीं डाली है। उसके 2-1.5 महीना हो जाता है हमारा जहाँ पैसा आया हुआ, लेकिन ये हमारे अकाउंट में पैसा नहीं डालते हैं। इतनी बुरी हालत है हमारी, हम अपने मुंह से क्या बताएं। सर आप समझिए, हमारे दर्द को समझिए। और जिस दफा चल जा रहे हैं, आप आर्मी लगा लेना, हम और रोड पर निकलेंगे, चाहे गोली मार लेना, लाठी लगा लेना, जो करना कर लेना, हम नहीं रुकने वाले हैं। और लेके रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे और लेके रहेंगे हक लेकर रहेंगे। जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 144 क्या कोई भी दफा लगा दे हम उसे मानेंगे नहीं, क्या कहेंगे? 3 चीज़ें मैं मुख्य तौर पर लेकर चल रहा हूँ। इन शॉर्ट आपसे जानना चाहूँगा कि रविंद्र रैना जी एक बात तो करके आए, एक उम्मीद की किरण आपको बंदी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये जो रविंद्र रैना जी ने कदम उठाया है तो ये सबसे बहुत ही अच्छा, बहुत सा दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये करना भी चाहिए था कि ये बहुत एक दुखी लोगों की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है, तो ये सबसे अच्छा किया उन्होंने। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। यदि वो इन तमाम डेली वेजर के बारे में वो कोई ना कोई पॉलिसी, जहाँ इनका मिनी वेज एक्ट, जहाँ इनका जो पेंडिंग वेजेस है वो लेकर के इन लोगों को हित में देते हैं, तो उनकी सरकार को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आने वाली इस इलेक्शन में सबसे पहला स्टेप उनकी पार्टी को होने वाला है। जैसे ही वो इन डेली विजरों के बारे में कोई बात करते हैं तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जे हम भी उनको आश्वासन देते हैं इस बात का कि यदि वो इन डेली विजरों के बारे में कोई बात सोचते हैं तो आने वाली इलेक्शन के बीच ये सारी जनता उनके बारे में सोचेगी। और हम तहे दिल से कहते हैं, आप अपने दिल से कहते हैं कि इतना सोचने के बाद हम अपने खून से लेके देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो फिर आने वाले समय में अपनी कामयाबी पक्की पूरा करेगी। जब तक इनका मसला कोई हल नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी भी भूल जाए कि हमें जहां से कोई कामयाबी मिलने वाली है। तो 144 जम्मू में लगाई गई, वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, सांबा में भी हाईवे पर आप नहीं जा सकते प्रदर्शन करने, क्या कहेंगे? देखिए 144 लगाने का जो मैक्सिमम मतलब ये होता है जहाँ कहीं पे कोई गलत एजिटेशन की जा रही हो, जहाँ तो इनकी माइंड ऑर्डर को खराब किया जाए, जहाँ कोई तोड़फोड़ की जाए, तो वहां पे 144 लगाना अच्छी बात है।
ये जितनी भी एजिटेशन हुई है, जितने भी जहाँ पे हमने रैली की है, जितने भी धरने हुए हैं, इसमें ना तो कोई तोड़फोड़ हुई है, ना किसी को हमने कोई रोड ब्लॉक किया है। सिर्फ लोगों को बताने के लिए, सिर्फ उन अफसरशाहियों को बताने के लिए जो हमारी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सिर्फ उनके तक आवाज़ पहुँचाने का हमारा जो मैसेज देने का हमारा ये प्रोग्राम होता है। बाकी हमारी ना कोई तोड़फोड़ होती है, ना किसी को हम परेशान करते हैं। हमारे ऊपर एजिटेशन 144 लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, जब कोई हमारे सारे मसले हल किए जाएं, आपके ऊपर नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के ऊपर है जो प्रदर्शन करने के लिए हाईवे पर निकलेंगे। जैसे मैं बस मान रहा हूं आपकी बात को। 144 तो तब लगाई जाती है जब गवर्नर राय में सारे मसले पेंडिंग जितने पड़े हो, उन तमाम मसलों को जब तक हल नहीं किया जाता तब तक 144 का कोई मतलब नहीं बनता। जब वो सारे मसले हल हो जाएं, उसके बाद 144 जो है वो वैलिड होती है। ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। 144 की कोई परवाह नहीं करेगा। यदि हमारी कोई आवाज सुनता है तो हम 144 का भी मान करेंगे। चलिए, तो ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तमाम पीएचई डेली वेजेस अपना संघर्ष करते रहेंगे। 144 अगर इम्पोज की गई है तो ये उसकी भी परवाह नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी एक संदेश है कि अगर आपने ये हमारी बात ऊपर तक रखी है रविंद्र राणा जी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी भूल जाए कि वो सत्ता में यहाँ जम्मू कश्मीर में आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अब प्रदर्शन है, ये एक टूल लगातार एक बड़े स्तर पर पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से जम्मू से ये तमाम सांबा के पीएचई डेली वेजेस जिला सांबा में वापसी कर चुके हैं और यहां से एक बार फिर से इनकी तरफ से हुंकार भरी जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन तमाम पीएचई डेली वेजेस का या बाकी डेली वेजेस का मसला हल होता है, जो लगातार अब ये एक नीड ऑफ द आवर हो चुका है कि हमारा मसला हम हल करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हमें कदम उठाना पड़े। अब देखना यह है कि क्या कुछ संज्ञान विभाग कंसर्न लेता है, एलजी प्रशासन लेता है, और क्या कुछ इनको ये सौगात इनको दी जाती है, नहीं दी जाती है, तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गत्तू। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव खित्ते के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से रेजिग्नेशन काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं। काफ़ी सारे जो लीडर कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं वो अपना रेजिग्नेशन पेश कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। और ये भी अटकलियां लगाई जा रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं अपनी पार्टी को खड़ी करेंगे। और इसी सब में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं डीडीसी कारा महराजुद्दीन मलिक, जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाते हैं तो कितना फर्क बाकी सारी पार्टियों में पड़ता है। महराज जी, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस था गुलाम नबी आज़ाद साहब का कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद जो है कुछ दिनों पहले जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। अब जो है बहुत सारे लीडर जो सामने निकल के आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो भी अपना रेजिग्नेशन पेश कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक में कहीं ना कहीं वो उतर रहे हैं, उनका दामन थाम रहे हैं। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो बाकी सारी पार्टीज को कितना फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले आवाम को जानना ये ज़रूरी है कि पार्टी छोड़ने की वजह क्या है। जिस कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मतलब 52 साल देखा है और उसी आज़ाद साहब को हमने कांग्रेस में ही देखा है। अगर आज़ाद साहब तब ये सोचते जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए या देश के आवाम के लिए कोई और विकल्प होना चाहिए था, एक पार्टी बना ली होती। लेकिन अब एक बहुत बड़ा लंबा सियासी करियर रहा है, लेकिन उसके पीछे आज की बात जानना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए कि छोड़ने की वजह क्या है। जो छोड़ने की वजह है वो देश का मुस्तकबिल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त के हैं उसकी वजह है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है। भाजपा यहाँ पे इलेक्शन करवाती, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाजपा जो है यहाँ हारता हुआ खुद को देख रही है। लेकिन उसको जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए भाजपा ने खुद एक अल्ताफ बुखारी को भी सामने लाया है अपनी पार्टी बनाकर। वो कश्मीर के अंदर इस वक्त सरगर्म है, काम कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, चाहे पैसे देके कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो भी भाजपा को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी भाजपा को लग रहा है कि हाँ, कमी और महसूस हो रही है। और उसके लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस को तोड़कर, कांग्रेस को तोड़ना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। जम्मू कश्मीर
कश्मीर के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस्तीफ़ा दिलाना और उसके बाद दोबारा से उसको पॉलिटिक्स में लाना और यहाँ के लोगों को फिर वर्गलाना कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप वोट कीजिए ताकि वो आने वाले कल में भाजपा को समर्थन करें। ये जज्बात को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आंसू गिरे थे, उनका जो अजाला भरने की कोशिश आज़ाद साहब इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब उम्र ढल जाती है फिर फैसला जो है। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कौन से आंसू गिरे थे और किसने आंसू गिराए थे? देखिए, मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर जब वो आंसू गिराए थे आज़ाद साहब के लिए, तो कहीं ना कहीं जब हम आपके लिए कभी आंसू गिराएंगे तो आप भी याद करेंगे, क्योंकि हमारे लोग भी ऐसे ही हैं। जब एक मंत्री या एक लीडर किसी के घर यहाँ खाना खाने एक बार जाता है ज़िंदगी में, तो वो खाने का स्वाद उम्र भर चखता है और वो उसी लीडर के साथ खड़ा रहता है। और जब कोई आंसू गिरा दे तो उन आंसुओं की कीमत हमारे यहाँ कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही आज़ाद साहब के सेंटिमेंट्स भी हुए हैं। अगर कांग्रेस गलत थी, उन्होंने फैसले गलत लिए, तो आज़ाद साहब को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने जो 52 साल में उनका कद दिखाया वो कहीं न कहीं उसकी उम्मीद से ज़्यादा है। क्योंकि जब आप देखेंगे आज़ाद साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा, वो भद्रवाह यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से लड़ा और वहाँ उनको कुछ 100 कुछ वोट मिले लाखों में से, है ना। तो यहाँ की आवाम ने उसे उस वक़्त नहीं चुना था। तो फिर वो यहाँ से महाराष्ट्र चले गए, वहाँ से MP बने। वो कांग्रेस की देन है, क्योंकि आज़ाद साहब को महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते थे, वो कांग्रेस को जानते थे, वो हाथ को जानते थे, और इसलिए वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चीज़ भी हमें देखनी चाहिए ना, क्योंकि जब आज़ाद साहब ने पार्टी को जो अलविदा जिस टाइम कहा, उसके बाद हमने देखा लोग काफ़ी ज़्यादा उनका वेलकम कर रहे हैं, रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सरपंच उनको जो है वेलकम कर रहे हैं, उनको दामन थाम रहे हैं। ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए ना। देखिए, पुराने लोग हैं, अब पुरानी जज्बात के साथ जुड़े हैं। आज़ाद साहब ने अपना एक दौर था, क्योंकि अगर 52 साल उनकी, आप वो कह रहे हैं खुद भी, मैंने 52 साल कांग्रेस में काम किया, तो आप अगर उसके देखेंगे कैरियर को देखेंगे, क्योंकि मेरे इलाके से वो आता है, और उसके सिर्फ 2.5 साल उसके लोग याद करते हैं। 2.5 साल पहले आज़ाद साहब क्या थे, उन 2.5 सालों के अलावा उनका मतलब क्या रोल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए तब काम नहीं किया। जब वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन उससे लेकर आज तक हमारा एक डिवीज़न ऐसा है जहां लाखों लोग बसते हैं, उस हॉस्टल के अंदर आज भी गायनी नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज़ाद साहब ने कितने कितने बड़े बड़े काम किए। और आज भी जब आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहे हैं और जो लोग उसको समर्थन करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, और जो लोग उनके सपोर्ट में आएंगे, कि 52 साल का इतना बड़ा सियासी कैरियर, और आज भी मेरे स्कूलों की छतें जब पानी बरसता है, टपकता है, छतें छूटती हैं या मूतती हैं, आप यूँ कह लीजिए, तो वो किसके सर जाना चाहिए सहरा। महराज मलिक की मजबूरी है, मेरे अस्पताल इस वक्त बेहतर नहीं है। आज़ाद साहब कर सकते थे जब देश के वो हेल्थ मंत्री रहे थे, लेकिन नहीं किया। अब जज्बात इसलिए हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दिए थे, तहसीलें दी थी, बहुत सारी चीज़ें दी थी। चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर कोई भी काम कर सकता था, उसकी थोड़ी बहुत नीयत थी उन दिनों काम करने की, सो उन्होंने किया। लेकिन अब जो फैसला उन्होंने किया है, अब तो सीधा भाजपा को सपोर्ट करने में दिया। उससे बेहतर था कि मोदी जी के यहाँ चले जाते, वो उनको कोई सम्मान देते, इज्जत देते। अगर उनके लिए आंसू गिराए हैं तो वो किसी भी पोजीशन पर उनको बिठा सकते थे। देखिए, बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कुछ टाइम पहले कि हमने ये सुना कि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं या भाजपा को ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने कहा था तब काली बर्फ पड़ेगी। देखिए, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का सही बात है, उन्होंने सही कहा था, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग अपोजिशन में हैं, कुछ भाजपा के साथ हैं, कुछ उनके मुखालिफ भी हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा के साथ जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर काम करे, बीजेपी से कोई किसी को दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, या कांग्रेस कौन सी मुसलमानों की जमात है या हिंदुओं की जमात है। यहाँ देश के अंदर कोई भी तबका हो जो गरीब है, वो तो हर सियासी जमात से परेशान है। तो उनका ये जवाब देना ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर उन्हें राहुल गांधी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, मोदी जी की पॉलिसी अच्छी लगी, तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि देश के हित के लिए करना चाहिए ना। तो इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी की पॉलिसी भी कहीं देश के लिए गलत है। ये बात तो समझ लीजिए आप। अगर देश के हित के लिए भाजपा की पॉलिसी सही है तो महराज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एक हिंदू है, तो मैं हिंदू के साथ जुड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ। आपके लिए सवाल है और आपकी पार्टी के लिए सवाल है, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के अंदर या स्टेट लेवल पे अपनी पार्टी खड़ी करते हैं, तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान उससे होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो तो नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसको इस मुकाम पर पहुंचाया है, उन लोगों के खिलाफ लोग ऑलरेडी हैं।
क्योंकि आपने देखा मैंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा और उसका चहीता गुलाम मोहम्मद सुरूरी, जिसने आवाम को इतना लूट खसूट की है, और आज भी उसके साथ बगल में खड़ा होने वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ गुलाम मोहम्मद सुरूरी रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूं। और जिसने उसी ने उसको इस सियासत तक पहुंचाया, जो नेशनल लेवल का लीडर था उसको सड़क का लीडर बना दिया, उसको इलाके का लीडर बना दिया। मैं भी इज्जत करता हूं आज़ाद साहब की, लेकिन कांग्रेस ने जो इज्जत दी थी उस इज्जत को छुड़ाने का काम इन लोगों ने किया। आज जो उसके साथ ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया, देश के किन किन लोगों ने उसका साथ इस्तीफा दिया? क्या नेशनल लेवल की पार्टी वो बना सकता है? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना वो बना सकता है ना वो बढ़ पाएगा। क्यों? सब लोग जानते हैं, क्योंकि उतना बड़ा कद तो है नहीं, और आज़ाद साहब ऐसा कर नहीं सकते। अगर उस उम्र में किया होता, 40 साल पहले या 10 साल पहले उन्होंने वो काम किया होता, तो शायद आज लोग मान लेते। आज जो लोग उसके साथ खड़े हैं उनके दांत आज भी नहीं हैं, वो बिना दांतों के क्या करेंगे? और जो आज बुजुर्ग हैं, जो लाठी के सहारे चलने वाले, दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलने वाले, हराम की कमाई खाकर पेट फटने वाला है, तो उन लोगों का साथ लेकर ये कहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में ऐसा करेंगे। और इनका पूरा एजेंडा एक ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी हलचल नहीं हो रही है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए और इस आवाम को जो भाजपा से नहीं चाहते हैं या भाजपा को यहाँ इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते हैं, उनकी सिंपैथी लेकर वो आज़ाद साहब चाहते हैं कि वोट लें। ऐसा नहीं होगा, वो शौक से आए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो शौक से आए, चुनाव भी लड़ें, लेकिन जो नई जनरेशन है वो समझदार है, वो अपना मुस्तकबिल खुद चुनेगी। इस वक्त हम मौजूद है खुशहाल स्टेडियम सोपोर में, और यहाँ पे अगर हम देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पे तमाशाई मैच देखने के लिए रोज़ आते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे अभी जो इंडस्ट्रियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो यहाँ पे चल रहा है, तो उस हवाले से जो है यहाँ पे रोज़ जो है मैचेस देखने को मिलते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज क्वार्टर फाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ अगर हम देखें स्पोर्ट्स काउंसिल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा दिया जाएगा अगर, और साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी नहीं दी गई है। अगर वॉशरूम्स बनाए गए हैं लेकिन वो अभी जो है डिफंक्शनिंग है। और साथ ही साथ अगर बात करें, यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए है शहजाद अहमद तेली, जो कि माउंटेन वॉरियर्स के प्रेसिडेंट है, और जो कि अगर हम देखें ट्रैकिंग में आज इनका जो है नाम काफ़ी ऊंचा जा चुका है, सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है इनका बहुत अहम रोल बनता है। तो शहजाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस हवाले से और क्या क्या कमियां हैं, शहजाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया नदीम साहब। शहजाद साहब जानना चाहेंगे जो अभी यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि लोग जो है अभी भी अगर हम देखें पीछे लोग नीचे बैठ के मैच देख रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया है, लगभग अगर हम देखें खाली 90 सीटें यहाँ पे दी गई है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, अगर सपोर्ट्स की बात करें, और सोपोर सदियों से सपोर्ट्स का हब रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इंडोर गेम्स हो, या अब एडवेंचर सपोर्ट्स कुछ सालों से यहाँ पे बड़ा बढ़ावा कर रहा है। इस लिहाज में सोपोर में हमेशा सपोर्ट्स का रुझान जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। रही बात यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमारे ग्राउंड जो हैं बिल्कुल खस्ता हाल में है, ना उसमें वो काबिल नहीं है कि इन पे खेला जाए। ये तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जावेद साहब का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट चलाया और इस ग्राउंड पे भी थोड़ा सा काम किया, बट वो अपनी लेवल पे उन्होंने काम किया, पर्सनल लेवल पे काम किया, न कि किसी गवर्नमेंट इदारे ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे अगर हम देखें, वाकई में यहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं, लोग हज़ारों में हैं, सुबह शाम हर कोई देखने आता है, बट जो फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हम बात करें इंडोर गेम्स की, देखिए एक 15-20 दिन के बाद यहाँ पे जो भी आउटडोर सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो बंद होगी। उसके बाद होना चाहिए था हमारा इंडोर स्टेडियम, बट यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बिल्कुल नहीं है। एक जगह पे हमारे हायर सेकेंडरी में उसमें वो अधूरा रह गया, उस पर काम नहीं है, और जबकि यहाँ पे भी होना चाहिए था। यहाँ पे ग्राउंड बहुत जगह है बनाने के लिए। जिस हिसाब से सोपोर की पॉपुलेशन है और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ है, यहाँ पे कम से कम 2-4 इंडोर स्टेडियम होने चाहिए, क्योंकि जो सर्दियों में यहाँ पे हम खेल कूद नहीं कर सकते हैं बाहर आउटडोर में, तो उसमें हो सकता है। तो बहुत कमी है इसमें, हुकूमत को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सोपोर में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बात करें, अगर इस वक्त की बात करें, काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ पे आते हैं। अगर देखा जाए कोविड के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं मैच का लुत्फ़ उठाने के लिए। और फ्लड लाइट्स में अभी जो ये मैच चल रहा है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
नहीं दिया जा रहा है? जी, ये ऐसा पहली बार हुआ है सोपोर में पिछले सदियों से कि पहली बार अंडर लाइट्स जो मैच खेले जा रहे हैं। शुक्रिया करेंगे जिनने ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, खुसूसन जाहिद साहब का। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पे। बट ऐसे ग्राउंड्स आज की डेट में हर जगह पे होने चाहिए। सोपोर में बाकी भी कई जगहों पे ग्राउंड है, वहाँ पे लाइट्स होनी चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि लोग जो आते हैं अपना काम का छोड़ के सपोर्ट्स की तरफ आते हैं, चाहे कोई खेलने आता है या उसका लुत्फ़ उठाने देखने के लिए आते हैं, उनके लिए फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। अगर हम बात करें सोपोर की, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंट अपने लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड को ठीक करना हो, बाकी जो भी इंतज़ाम हैं वो खुद कर रहे हैं। सपोर्ट्स काउंसिल, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनका इतना इंटरेस्ट है कि वो ये सब करें, बट उनको करना चाहिए। देखिए, ड्रग्स की बात करें, यकीनन हमारे नॉर्थ कश्मीर में सोपोर में भी ड्रग्स में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नौजवान जो है वो मुब्तला हुए हैं। उनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया है सपोर्ट्स की तरफ उनको लाना, चाहे वो सपोर्ट्स क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर एडवेंचर सपोर्ट्स हो। ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि लोग आए, छोटे छोटे बच्चे आए, सपोर्ट्स में आए, छोटी छोटी एकेडमी हो जिन पे वहाँ पे सिखाया जाए इनको, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बाकी गेम्स हो, एडवेंचर सपोर्ट्स हो, तो उनसे उनको राहत मिल सकती है। 20 ईयर्स के बाद ये टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ है, जिसमें प्रोफेशनल टीम्स आए हमारे श्रीनगर से, और हमारे लोकल टीम्स जो यहाँ पे सोपोर के हैं वो भी अच्छा खेलते हैं। माशाल्लाह अच्छा चल रहा है ये टूर्नामेंट। लोगों की भी ज़बरदस्त इंटरेस्ट इसमें है कि लोग आते हैं, मैच देखते हैं। 5, 6, 7 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे हर रोज़ जमा होते हैं। तो जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना है यहाँ पे, मगर इसके जो बेसिक नीड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाशरूम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डग आउट्स 2 है, जो जब प्लेयर्स आएंगे तो डग आउट्स में वो बैठते हैं, जो ही बारिश पड़ती है तो उनको बेचारों को कैमोफ्लेज ही नहीं ऊपर है। ये तो मामूली, इट इज़ अ मैटर। एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें तवज्जो देगी तो ये बिल्कुल ईजी है। जो हमारे यहाँ पे वाशरूम्स है वो तो बने हैं वाशरूम्स, स्टेडियम के अंदर जो वाशरूम्स है वो है, बट दे आर नॉट फंक्शनल। आवर वर्दी डीसी, शी वाज वेरी मच प्रेजेंट हियर। आई टॉक टू हर अबाउट दीज थिंग्स। They are the two sides of the same coin, whether it is a supports council or administration. So if they will work together, it is very easy. They can do it within a days. It's very unfortunate, but they are not giving any heed to these things. सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर स्टेडियम की बात की जाए तो चेयर्स बिल्कुल कम लगी हुई है, और अगर हम तमाशाई की बात करें तो तमाशाई जो यहाँ पे है वो नीचे बैठ के मैच देखते हैं, तो इस हवाले से स्टेडियम को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। देखो, एज फार एज सीट्स आर कंसर्न, हम परसों गए थे बांडीपोरा एक मैच देखने के लिए, बहुत अच्छा मैच था। जो वहाँ स्टेडियम का जो बना है, एज पर दैट अगर वो ये स्टेडियम भी बनेगा तो सीट्स की यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 120 कनाल पे अराज ये खुशहाल स्टेडियम है, तो इसमें भी अच्छे सीट्स बनेंगे। जो यहाँ इधर इन्होंने सीट्स लगाए बिल्कुल कम है। इंशाल्लाह अगर ये स्टेडियम, इसको जो पैसा आया है, हमने सुनने में आया कि तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया इसमें सैंक्शन हुआ है, सैंक्शनड अमाउंट है इसमें। अगर उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगी विदाउट करप्शन तो इंशाल्लाह ये अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे भी सोपोर में ये एक बहुत बड़ा जो टूर्नामेंट ये हो रहा है, इसको इंडस्ट्रियल कप भी कहते हैं। 48 टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट की और आज ये क्वार्टर फाइनल्स हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से लोगों की जो रुझान है स्पोर्ट्स की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। ये जो स्टेडियम है यहाँ पे भी काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स वो पाइपलाइन में है, और मैंने अभी स्पोर्ट्स काउंसिल से भी इसका जायज़ा लिया। इनके अकॉर्डिंग जो टेंडर्स होने थे यहाँ के बाकी प्रोजेक्ट्स के, जैसे यहाँ टर्फ है या जो यहाँ की अपना स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम का, वॉशरूम का और बाकी चीज़ों का, वो मैंने इनसे जायज़ा लिया है। ये अकॉर्डिंग टू देम टेंडर्स हो चुके हैं और काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। वो हम ने भी इनको डायरेक्शन दी है कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम स्टार्ट किया जाए। बाकी जो आज का जो टूर्नामेंट है वो बेसिकली ये दिखाता है कि सोपोर में और स्पेसिफिकली बारामूला में बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो फुटबॉल और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स की तरफ जो है वो आ रही हैं, और उनको भी हम इनकरेज करना चाहते थे। आज मेरा विज़िट उसी के कंसर्निंग में और उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहा, ताकि मैं बच्चों को इनकरेज कर पाऊँ कि अपनी जो है पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर रखें। इससे उनका जो टाइम है और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आजकल बच्चे जो है इंटरनेट पे होते हैं या टीवी पे होते हैं, जिससे कि उनके हेल्थ पे बहुत गलत असरात पड़ते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि टीम स्पिरिट भी आती है, बहुत सारे वैल्यूज़ जो है एक इंसान में आते हैं, और इसके साथ साथ हेल्थ भी जो है वो खुद ब खुद अच्छी हो सकती है अगर आप एक रेगुलरली किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को खेलें। जी, वो भी मेरे नोटिस पे अभी लाया गया है, तो आई विल टेक अ रिव्यू कि ये पैसा मुझे जो बताया गया कि इसका पैसे की फंडिंग जो है वो रुक गई थी। जो एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट में यहाँ पर पहले फंडिंग हुआ करती थी, वो रुक गई, जिसकी वजह से काम रुक गया था। लेट अस सी, विल आस्क गवर्नमेंट कि अगर हमें किसी और फंड्स में वो दे सकें।